हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सीए पंकज खिलेरी, टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग लिखा है। एक्चुअली इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वो पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले समझिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। दो वर्ड है सीधे से, फाइनेंस और मैनेजमेंट। फाइनेंस का मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं बात? हमें या क्या करना है, पैसों का सही तरीके से के मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए ताकि हमारा फाइनेंस बढ़े। यहाँ फाइनेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोकड़े से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैश से नहीं है, अल्टीमेटली हमारी वेल्थ जो है वो बढ़े। आज मेरे पास मान लीजिए 50 लाख की टोटल संपत्ति है, ये कल को 60 लाख की हो, 70 लाख की हो, तो उसके लिए मैं जो भी कोशिशें करूंगा, जिस तरीके से मैनेज करूंगा, वो सारा का सारा किस में कहलाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात करें कि कितना इंपॉर्टेंट है ये, अब इसमें तो आपको बताने की क्या ही जरूरत है। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सारे जानते ही हैं। कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे आप नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, पैसों का मैनेजमेंट उतना का उतना इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया कि मैं क्या करूं। लोग मोबाइल के अंदर ज़्यादा जा रहे हैं और गेम, एक्चुअल गेम जो वो कम हो रहे हैं, लोग मोबाइल में गेम ज़्यादा खेलते हैं, तो क्या किया जाए। तो मुझे लगा कि यार सिटीज़ के अंदर जो है वो क्या है, मैदान जो है वो कम है, ग्राउंड कम है, इस वजह से हो सकता है कि लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो मेरा मेरा आइडिया था बेसिकली कि मैं क्या करूं, हर सिटी के अंदर मैदान बनाऊं। बिल्कुल इससे मैं प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या मैं बिना पैसों के मैनेजमेंट किए इस तरीके का काम कर सकता हूँ क्या? नहीं। समझ पा रहे हैं बात? मुझे वहाँ ज़मीन चाहिएगी, वहाँ जो है वो इक्विपमेंट चाहिएंगे सारा कुछ बनाने के लिए, उसके लिए मेरे को पैसों की ज़रूरत लगेगी और उसका मुझे अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, जिस तरीके से भी हम जो है वो काम करते हैं, जो भी काम करना है बिजनेस के अंदर, अल्टीमेटली हमारा फाइनेंस जो है उससे बढ़े, हम यहाँ पर यही काम करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा इसका इम्पोर्टेंस, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, और रियल लाइफ के अंदर भी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप यहाँ जो पढ़ी चीज़ें और जो समझी चीज़ें उनको अगर अप्लाई करोगे तो आपको जीवन के अंदर इससे फ़ायदा भी मिलेगा। सारे तरीके जो भी शेयर मार्केट के, जिस तरीके से हम पैसे को बढ़ा सकते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अल्टीमेटली ये जो है, ये बिजनेस का पैसों का मैनेजमेंट पूरा का पूरा यहाँ पर हम सीखेंगे कि बिजनेस की जो संपत्तियाँ उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, कहाँ से पैसा लाया जाए, कहाँ पैसा लगाया जाए, किस तरीके से लगाया जाए, ताकि हमें ओवरऑल जो है वो रिटर्न जो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये सारी बातें हम यहाँ करेंगे। एक मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। देखिएगा, एक मान लीजिए दो बंदे हैं, ये हो गया एक, ये हो गया, मान लीजिए ए है और ये बी है। क्लियर है? दोनों के पास क्या है, मान लीजिए इसके पास जो है वो 1000 रुपीज है और इसके पास 1000 रुपीज। ये जो है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको नहीं जानता है, एफएम को नहीं जानता है, और ये एफएम को जानता है। क्लियर है? दोनों के पास 1000 रुपये है। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जानता, इस वजह से इसने क्या किया, ये जो 1000 रुपये है ये इसने कहाँ रखे, अपने पॉकेट के अंदर रखे, अपनी जेब के अंदर रखे। क्लियर है? आफ्टर 2 ईयर क्या होगा इसकी सिचुएशन? उसकी जेब में 1000 रुपये थे, वो कितने रहेंगे? 1000 रुपये। ये बंदा बेसिकली बी, ये मान लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जानता है, इसने क्या किया, 1000 रुपये जेब में रखने के बजाय उसने कहा कि यार जेब के अंदर पड़े पैसे अल्टीमेटली मुझे कोई भी तरीके का रिटर्न नहीं देंगे, और क्योंकि ये कोई भी रिटर्न नहीं देंगे तो मैं बैठे बैठे गरीब हो जाऊंगा। सर बात थोड़ी दिमाग से बाहर है।
बैठे बैठे गरीब कैसे हो जाएगा अगर 1,000 रुपये जेब के अंदर ये लेके बैठेगा। मैं आपको समझाऊंगा। ये इसने क्या किया, ये 1,000 रुपये जो है वो मान लीजिए बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 10% के हिसाब से। शेयर मार्केट या कहीं पे भी कर सकता था, अपन एक बार बेसिकली समझ रहे हैं कि बैंक के अंदर जो है वो उसने जमा करवाए 10% के हिसाब से। तो 2 साल में उसे ब्याज क्या मिलेगा, तो हम मिश्र धन का फॉर्मूला जानते हैं। जो फ्यूचर वैल्यू है वो क्या हो जाती है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴ एक बार समझ लीजिएगा कैसा होता है। बाकी बेसिकली सबसे पहले हमें जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो वो यही समझनी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि पैसों के साथ समय के साथ पैसों की वैल्यू जो वो किस तरीके से चेंज होती है। तो वहाँ पर हम ये सारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझेंगे। अभी आप ये मान लीजिए कि हाँ ऐसा होगा, तो 2 साल अगर उसे ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1। ये कैलकुलेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आपको समझ आ जाएगी, तो आप अभी इसके बारे में चिंता ना करें। कितना पैसा होगा, 1,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 1,210 रुपये। आपने सर एक बात बीच में बोली जो अब हमारे थोड़ी दिल को छू गई थी, मतलब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। आपने कहा कि अगर ये पैसा मैंने बैंक में नहीं डाला तो मैं बैठे बैठे गरीब हो जाऊंगा। बैठे बैठे गरीब कैसे हो जाता, मान लीजिए ये जो है कोई आर्टिकल है, मान लीजिए कोई एक आइटम है जिसकी प्राइस जो वो कितनी है, 100 रुपये। कब, आज की डेट के अंदर। 2 साल बाद क्या ये आइटम हमें 100 रुपये में ही मिलेगा क्या, क्या 2 साल बाद यही आइटम हमें 100 रुपये मिलेगा क्या, नहीं। चीज़ों के भाव जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। भाई भाव तो बढ़ेंगे ना, पेट्रोल के भाव क्या थे और क्या हो गए आप देख ही रहे हैं। किसी भी चीज़ के देखिएगा धीरे धीरे प्राइजेज जो इंक्रीज होते ही जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल जो 100 रुपये का था, क्या ये 2 साल बाद भी 100 रुपये का होगा क्या, नहीं। मान लीजिए 5% इन्फ्लेशन होता है, हर साल 5% बढ़ता है। तो ये 100 रुपये के जो चीज़ थी वो 1 साल बाद कितने की हो जाएगी, इंटू 1.05, 105 रुपये की आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 2 ईयर इसके भाव क्या हो जाएंगे, 105 इंटू 1.05, 110.25। अपन 110 रुपये मान लेते हैं, 110 रुपये 10.25 लिख देते हैं रफली। क्लियर है। अब सर जो आपने बात कही ना कि बैठे बैठे गरीब हो जाएगा, वो किस तरीके से गरीब हो जाएगा समझिएगा। अगर ये 1,000 रुपये में आज की तारीख के अंदर वो आर्टिकल खरीदता तो कितने खरीद पाता, 1,000 रुपये में 100 रुपये भाव है तो आज कितने खरीद पाता, 1,000 डिवाइडेड बाय 100, ये 10 आर्टिकल या 10 यूनिट या 10 जो भी आइटम है वो खरीद पाता। क्लियर। 2 साल बाद इसकी क्या स्थिति होगी, आफ्टर 2 ईयर इसके पास वही 1,000 रुपये, लेकिन भाव कितने हो गए, 110.25। $9.07 समझ पा रहे हैं बात। जो आज वो 10 आर्टिकल खरीद पा रहा था, 2 साल बाद वो कितने आर्टिकल ले पाएगा, 9.07। मतलब मान लीजिए वो एक 100 रुपये की पेन है, तो आज वो 10 पेन खरीद पा रहा है, 2 साल बाद कितनी पेन खरीद पाएगा, 9 पेन खरीद पाएगा। मतलब रफली 9.07, मतलब कि रफली 9 पेन खरीद पाएगा। तो क्या वो बैठे बैठे गरीब हुआ क्या, सर जाहिर सी बात है, जिसके पास 10 पेन होनी चाहिए थे उसके पास 2 साल बाद 9 पेन ही हो गए, तो वो गरीब ही हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात। यहीं पर अगर बी की बात करें तो बी जो है वो क्या है, उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, उसने चीज़ें समझी, और इस वजह से इसकी स्थिति क्या हो रही है, इसकी स्थिति ये हो रही है कि ये आज कितनी चीज़ खरीद पा रहा था, आज जो है ये 1,000 रुपये डिवाइडेड बाय 100, 10 आर्टिकल जो है वो खरीद पाता। आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद ये कितना खरीद पाएगा,
इसके पास पैसा 1000 नहीं है, इसके पास पैसा हो गया 1210 रुपये और भाव क्या हो गए अब 110.25। 1210 डिवाइडेड बाय 110.25 10.97। तो ये जो है वो 10 आर्टिकल मतलब रफली 11 आर्टिकल। जिसके पास आज जो है वो 10 आर्टिकल है या पेन है, मान लीजिए वो यूनिट पेन है, तो आज जिसके पास 10 पेन है वो 2 साल बाद 11 पेन खरीद पा रहा है, तो क्या वो अमीर हो रहा है? क्या अमीर हो रहा है? ए और बी में देखोगे तो ऐसा कोई खास, बी ने भी कुछ खास काम नहीं किया है, लेकिन उसने सिर्फ एक चीज समझी है कि फाइनेंस को अच्छे तरीके से मैनेज किस तरीके से किया जाए ताकि ये जो फाइनेंस है ये मुझे मेरा दुश्मन ना हो, मेरा दोस्त बने। और ये जो है उसने क्या किया, फाइनेंस को मैनेज नहीं किया और उस वजह से उसकी ये प्रॉब्लम आ रही। क्लियर है? हमारे जो पूर्वज थे क्या वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जानते थे? क्या बिल्कुल जानते थे। उन्होंने जो भी पैसा था वो उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया? गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसके भाव कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। भाई मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं पैसा रख सकता हूँ, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए, मैं 5 लाख रुपए रख सकता हूँ, मैं 5 लाख का गोल्ड खरीद के रख सकता हूँ, मैं 5 लाख की जमीन खरीद के रख सकता हूँ। अगर मैं 5 लाख रुपए जो है वो मेरे पास जेब के अंदर रखूंगा तो 4 साल बाद 5 साल बाद वो 5 लाख रुपए ही रहेंगे। और महंगाई बढ़ जाएगी तो उन 5 लाख में जितनी चीजें मैं आज खरीद पा रहा हूँ उतनी 4-5 साल बाद नहीं खरीद पाऊंगा। तो मैं धीरे धीरे बैठा बैठा क्या हो रहा हूँ, गरीब हो रहा हूँ। तो कुछ लोगों के मन में जो ये होता है कि हम क्या करेंगे, बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर पड़े रहने देंगे। तो अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा पड़े रहने दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आपके पैसों की वैल्यू जो वो क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ पा रहे हैं बात? वहीं पर मैंने 5 लाख का क्या कर लिया, गोल्ड खरीद लिया। तो क्या सोने के भाव बढ़ेंगे? क्या जाहिर सी बात है बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई वही लिमिटेड है, सप्लाई कम है, तो उसके इसके अंदर उसके भाव बढ़ेंगे। तो जो गोल्ड आज 5 लाख का हो सकता है कि 3 साल बाद 4 साल बाद उसकी वैल्यू जो वो 8-9 लाख हो। तो उस केस के अंदर जब मुझे जरूरत होगी तो मैं अगर उसे बेचूंगा तो मुझे 8-9 लाख रुपए मिलेंगे। तो 5 लाख की वैल्यू कितनी हो गई, 8-9 लाख रुपए। तो ये जो है ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। या फिर मैंने 5 लाख की क्या की, हमारे पूर्वज जो ज्यादातर करते थे या सोना खरीदते थे या जमीन खरीदते थे। मैंने कोई 5 लाख में प्लॉट खरीद लिया तो क्या वो 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी 5 लाख का होगा? क्या नहीं, उसके भी भाव बढ़ेंगे। जमीन क्योंकि लिमिटेड है और डिमांड उसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो उसके भी भाव बढ़ेंगे। तो हो सकता है वो भी 11-12 लाख रुपए उसकी वैल्यू। तो ये जो है ये क्या है, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हमें फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि फाइनेंस जो है वो हमारा दुश्मन ना हो, हमारा दोस्त हो, मतलब वो हमारे लिए बेहतरी का काम करे। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहे हैं। देखिए बिजनेस के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर किसी बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बुक में उसका प्रॉफिट होते हुए भी उसको बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। अगर उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ लेकिन मेरा पैसा जो है वो मैंने सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं पैसा बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मुनाफा मान लीजिए 30-40% कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने लोन ज़्यादा ले लिया, मेरा पैसा पूरा का पूरा ब्याज में चला जाता है, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? तो मैं मुझे मेनली क्या करना है भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो चीज़ें हो गई। पैसों के मामले में क्या हो सकता है, या तो पैसा लाएंगे या पैसा लगाएंगे। समझ पा रहे मत भाई, पैसा कहीं से लाएंगे और फिर उसको कहीं लगाएंगे। क्लियर है? यहाँ समझिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये नहीं मानते कि पैसा बिजनेस के पास खुद के पास पड़ा है, क्योंकि बिजनेस का मालिक भी अगर पैसा बिजनेस में लगाएगा, भाई जैसे कंपनी के अंदर मैंने जो है कंपनी में पैसा लगाया, मैं मालिक हूँ, तो क्या मैं पैसा यूं ही लगा रहा हूँ? क्या नहीं, मैं भी तो कंपनी से कुछ रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो कंपनी के लिए, कंपनी से मैं भी तो कल को कुछ मांगूंगा कि भाई मैंने तुम्हारी कंपनी में, एक कंपनी मैंने तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए दिए थे, मुझे उस 2 लाख पे कुछ तो दो। नहीं तो मैं 2 लाख बैंक में जमा करवाता 10% के हिसाब से, वो भी मुझे 20,000 रुपये देता। वहाँ कोई रिस्क नहीं थी, मैंने तुम्हें दिए हैं तो तुम कुछ बिजनेस करके कुछ पैसा कमाओ। तो अब कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कंपनी दो चीजें करती है, एक तो पैसा ले रही है और एक पैसा लगा रही है। अब जब हम किसी से पैसा लेंगे तो उसके बदले हमें क्या देनी होगी, उसे कुछ ना कुछ तो कॉस्ट देनी होगी। अगर हम पैसा बैंक से लेते हैं तो इंटरेस्ट देना है, अगर हम पब्लिक से डिबेंचर के रूप में पैसा लेते हैं हमें क्या करना है, उसे इंटरेस्ट देना है। हमें प्रेफरेंस शेयर के रूप में पैसा लिया, हमें क्या करना है, उसे डिविडेंड देना है।
हमने इक्विटी शेयर के रूप में लिया तो हमें उसे क्या करना है, डिविडेंड देना है। तो ये क्या है, जब पैसा लाएंगे तब हमें क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, जब हम पैसा ला रहे हैं तो वहाँ कॉस्ट लग रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश क्या होगी, एक नॉर्मल बिजनेसमैन की क्या कोशिश होगी, आप खुद सोचेंगे तो क्या कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कि कॉस्ट जो वो क्या हो, कम से कम हो। क्लियर है। कॉस्ट जो है वो क्या हो, कम से कम हो। सिर्फ कॉस्ट ही नहीं देखते हैं, उसके अलावा हम कंट्रोल भी देखते हैं। मान लीजिए मेरा बिजनेस जो, मान लीजिए टीम सी है जो वो अच्छा खासा चल रहा है और हमें उसको एक्सपांड करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। हम 50 लाख जो वो लोन भी ले सकते हैं, जिसमें हमें 10% जो उसको क्या करना होगा, ब्याज देना होगा। और हम 50 लाख जो है उसको इक्विटी के रूप में भी ले सकते हैं। मतलब कि हमने कहा कि तुम 50 लाख दे दो, हम तुम्हें बिजनेस के अंदर क्या कर देंगे, 30% मुनाफे में दे देंगे। तो मुनाफा हुआ तो ही देना, ये तो फायदा है, लेकिन अब बिजनेस का 30% कंट्रोल मेरे हिस्से में नहीं रहा, हमारे हिस्से में नहीं रहा, 30% कंट्रोल किसी और के हिस्से में चला गया। तो सिर्फ कॉस्ट ही नहीं देखा जाता, कंट्रोल भी देखा जाता है कि बिजनेस का ऐसे सोर्स से लिया जाए जहां कॉस्ट कम लगे और कंट्रोल कम से कम डाइल्यूट हो। इसको बैलेंस करके चलते हैं। हमें जहां ये पूरा एक अलग पूरा सेगमेंट है जिसे हम पढ़ेंगे कि पैसा जब लाते हैं तो किस तरीके से लाते हैं, कहाँ से लाना चाहिए, हर सोर्स का क्या कॉस्ट होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर सोर्स किस तरीके से कंट्रोल को डाइल्यूट करता है वो हम पढ़ेंगे। तो ये पहला काम हो गया कि पैसा कहाँ से लाएं, वो चीज़ समझनी। दूसरा, जब पैसा लेके आ गए तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। अब आप किसी बिजनेस के अंदर लगा रहे हो, जाहिर सी बात है आप क्या सोचोगे, भाई मैं एक ए बिजनेस में लगा सकता हूँ, बी बिजनेस में लगा सकता हूँ, सी बिजनेस में लगा सकता हूँ। ए मुझे 15% रिटर्न दे रहा है, बी मुझे 20% दे रहा है, सी मुझे 50% दे रहा है और डी बिजनेस मुझे 90% प्रॉफिट देता है। तो मैं कहाँ पैसा लगाऊंगा, सीधी सी बात है, डी वाले में लगाऊंगा। क्लियर है। लेकिन रिटर्न अकेला रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न के साथ रिस्क देखी जाती है। मैं एक नॉर्मल बिजनेस कर सकता हूँ। नॉर्मल बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं वॉच मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करूंगा जिसके अंदर मुझे 15% रिटर्न मिलेगा। क्लियर है। या फिर मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करूंगा जिसमें मान लीजिए मुझे 25% मिलेगा, जिसके अंदर थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। क्लियर है। तो वहाँ रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ थोड़ा सा रिटर्न भी ज़्यादा है। हो सकता है कि मैं क्या करूँ, सुल्तान मिर्जा बन जाऊँ और इलीगल बिजनेस शुरू कर दूं, तो उस केस के अंदर रिटर्न क्या होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। मान लीजिए 80% रिटर्न होगा, लेकिन वहाँ रिस्क जो है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो रिटर्न, सिर्फ रिटर्न नहीं देखा जाता। जब हम पैसा कहीं लगाते हैं तो सिर्फ रिटर्न नहीं देखते हैं, उस रिटर्न के साथ रिस्क भी देखते हैं कि भाई रिटर्न अगर बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगी, ये नॉर्मल नियम है। क्लियर है। तो हम कितनी रिस्क लेना चाहते हैं उसके हिसाब से उतना रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब कोई जो है आदमी, उसमें एज भी मैटर करती है। हम इसमें ये भी देखते हैं, अगर जब हम किसी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, किसी और, जैसे कोई मेरी प्रैक्टिस चलती है उसके अंदर कोई आदमी है, उसने कहा कि यार मेरे पास पैसा पड़ा है, इसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो मैं सबसे पहले उसकी एक चीज़ें जो उससे पूछूंगा, उसमें एक चीज़ ये भी देखूंगा कि उसकी एज क्या है। एज के साथ रिस्क टेकिंग कैप, एज क्यों चेक कर रहा हूँ, उससे बात करके पता करूंगा क्या, कि उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है। आदमी जवानी में ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करता है, बुढ़ापे में कम रिस्क लेने की कोशिश करता है। तो ये जो रिस्क है, इसको और रिटर्न को, दोनों को देख के मैं कहीं पैसा लगाऊंगा कि इसके अंदर, इस सेगमेंट के अंदर इतनी रिस्क है और इतना रिटर्न है। हमारा जो क्राइटेरिया है रिटर्न का और रिस्क का, कि इससे ज़्यादा रिस्क ना हो और इससे कम रिटर्न ना हो, वो जो मैच करेगा वहाँ मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा। तो मेनली फाइनेंस जो है वो दो चीज़ें हो गई हमारे यहाँ पर, कि पैसा कहाँ से लाएं और पैसा कहाँ पे लगाएं। मेनली पूरे एफएम के अंदर 3 डिसीजन कहे जाते हैं। पहला, पैसा कहाँ से लाएं, जिसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा कहाँ से लाया जाए। दूसरा मेन डिसीजन जो है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि ये जो पैसा लेके आए हैं इस पैसे को हम कहाँ पर लगाएं। क्लियर सर, आपने कहा 3 डिसीजन होते हैं। तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन, की जो पैसा हमने कमा लिया उसमें से हम कितना पैसा है जो मालिकों को बांट दें और कितना पैसा बिजनेस के अंदर रोक के रखें। मान लीजिए इस साल का मुनाफा जो हो 5 लाख रुपए है, तो इस 5 लाख में से कितना मुनाफा जो है वो इनके ओनर को बांट दिया जाए और कितना मुनाफा बिजनेस के अंदर रोक लिया जाए। मान लीजिए 5 लाख में से हमने कहा कि पूरा 5 लाख बांट देते हैं,
इसके फायदे और नुकसान क्या हो गए, पूरे 5 लाख बांट दिए तो हमारा बिजनेस जिस लेवल पे पिछले साल काम कर रहा था उसी लेवल पे इस साल भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपांड करने के लिए तो हमने पैसा रोका ही नहीं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो पैसा रोका ही नहीं। 5 लाख पूरा का पूरा बिजनेस में रोक लिया तो एक्सपांड तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उनके मालिक जो है वो परेशान हो जाएंगे कि यार ये कैसी कंपनी है जो मुझे कुछ रिटर्न ही नहीं दे रही है। तो वो शेयर को क्या करना शुरू कर सकते हैं, सेल करना शुरू कर सकते हैं। तो वो भी खुश रहें, हम भी एक्सपांड कर पाएँ, इस तरीके से जो उसके लिए हमें डिविडेंड डिसीजन लेना होता है कि कितना डिविडेंड दिया जाए और कितना डिविडेंड नहीं दिया जाए। क्लियर? तो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, मेजर फाइनेंशियल डिसीजन, कि हमें जो है वो मेनली क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, हमें पैसा कहाँ से लाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, जो पैसा लेके आए उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। और थर्ड है डिविडेंड डिसीजन, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर टू कीप देम सेटिस्फाइड, जो पैसा हमने कमाया उसमें से कितना पैसा बांटा जाए ताकि वो सेटिस्फाई रहे। क्लियर है? अब इसके बाद में हम मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने की जो कंडीशन है उसके अंदर हम आ चुके। समझिएगा डेफिनेशन बहुत अच्छे से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट मैनेजरियल एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है मतलब जो भी हमारी संपत्तियां हैं उनको प्लान करना, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बस सिंपल सी बात। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंप्राइजेज ऑफ फोरकास्टिंग। समझिएगा, बिजनेस कोई आदमी जो वो जॉब कर सकता है, कोई आदमी बिजनेस कर सकता है, उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। बिजनेस के अंदर जो है कोई भी बिजनेस हो, दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, वो एक तरीके से सट्टा जरूर है। जॉब कर लिया आपको, ये जो जैसे गवर्नमेंट जॉब आप लग गए, उसके बाद में जो आपकी तनख्वाह है वो आएगी आएगी, उसके अंदर कोई भी तरीके की रिस्क नहीं, बस शर्ते सरकार जो वो न गिर जाए। मतलब सरकार इस तरीके से नहीं कि कांग्रेस की जगह बीजेपी या बीजेपी की जगह कांग्रेस, मतलब पूरा देश जो वो देश की गवर्नमेंट ही खतरे में ना आ जाए, तब तक आप पूरी तरीके से आपको कोई फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन आप पता कर पाएंगे कि कितना कितना आपको पैसा मिलेगा, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, कोई तरीके की रिस्क नहीं। लेकिन इसकी जगह आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस के अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज है कि आपको क्या करना होगा, फोरकास्ट करना होगा। बिजनेस का, मैं बिजनेस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस का मतलब अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। अब मान लीजिए मैं आज बिजनेस करना चाहता हूँ और आज मैं मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो हूँ, मैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, क्या आज जैसे चल रहे हैं मोबाइल वो सोच के ही मैं मोबाइल बनाऊं, या आज जो चल रहे हैं और आगे जो चलेंगे वो दोनों चीजें सोच के मोबाइल बनाऊं। मान लीजिए मैंने कीबोर्ड जब चल रहे थे तब मैंने मोबाइल बनाने शुरू किए और मैंने कीबोर्ड वाले ही मोबाइल बनाए जैसा नोकिया ने किया। समय के साथ चेंज होना जो था वो जरूरी था कि आगे जो किस तरीके का मार्केट होने वाला है वो मैंने फोरकास्ट नहीं किया, और उस वजह से मैंने जो मैं डर से चल रहा था उसी डर से चला, तो मुझे क्या होना पड़ेगा, मार्केट से आउट होना पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा, सबसे पहली चीज तो फोरकास्ट करना होगा कि आगे आने वाली स्थितियां किस तरीके से। लाइक पहले के टाइम के अंदर जो टीचर थे वो सिर्फ क्या करते थे, क्लास लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपको पता होगा कि टीचर जो वो समरी नोट्स प्रोवाइड करना, रिवीजन क्लास लेना वगैरह वगैरह सारा कुछ जो वो टीचर करने शुरू किए। रीजन क्या है, क्योंकि ये आज के टाइम की डिमांड है। आगे के टाइम के अंदर और क्या करना होगा हमें, जैसे अब कोशिश करते हैं कि भाई स्लाइडें बनाए और चार्ट बनाए ताकि इसको और बेहतर तरीके से किया जा सके। फोरकास्टिंग, प्लानिंग, उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटी रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है कि पैसा कहाँ से आएगा, कि किस तरीके से आएगा, किस तरीके से हमें संपत्तियां बढ़ानी है, किस तरीके से वो सारा कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना वगैरह वगैरह सारा कुछ जो है, और फिर उसके हिसाब से पैसा जो वो लगाना वगैरह वगैरह सारा ऑफ एन अंडरटेकिंग इज कीपिंग विद इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है वो हमारा हम सेटिस्फाई कर पाए। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं इस साल के लास्ट तक जो हूँ
1 करोड़ का मुनाफा कमाऊं, तो उसके लिए मुझे जो भी जिस तरीके से मैं मैनेज करके चलूंगा वो सारा का सारा क्या है, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं? तो बिजनेस जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड जिस तरीके से मैनेज करके चलता है वो सारा का सारा क्या है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता क्या है, मेनली 2 चीजें होती है, पैसा लाना और पैसा लगाना। समझिएगा, अगर पूछा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन कौन से होते हैं मेजर, तो 3 डिसीजन होते हैं। कौन कौन से? फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। लेकिन अगर एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती है, तो पैसा लाना और लगाना, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्लियर? आज पहला सेशन है तो अपन इतना ही पढ़ते, नेक्स्ट जो वो अगले सेशन में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।